स्टूडेंट्स, वेलकम टू डे वन ऑफ मास्टर फिजिक्स इन 20 डेज। और आज के डे वन पे हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका हमारा प्यारा सा नाम है बिहेवियर ऑफ गैस। और ये आपकी क्लास 10th के चैप्टर पे 2 नंबर पर आता है, यानी कि चैप्टर नंबर 2। और ये जो चैप्टर है ये टोटल आपका 8 मार्क्स कंटेन करता है। और आज के लेक्चर को देखने के बाद आपका ये जो 8 मार्क्स ये कंफर्म्ड हो जाएगा, जैसा आपने थंबनेल में भी देखा है। और वो इसलिए मैं कह पा रहा हूँ क्योंकि इसको मैंने कुछ इस तरीके से एक वन शॉट लेक्चर में डिज़ाइन किया है, जिसमें हम सारे टॉपिक्स को इन डिटेल कवर करेंगे। और साथ ही साथ हर टॉपिक्स को पढ़ने के बाद छोटा-छोटा एक क्वेश्चन आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए। एंड जैसे-जैसे हम एक-एक लॉज़ को पढ़ते जाएँगे, हर एक लॉ को पढ़ने के बाद आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन्स को सॉल्व कराऊँगा और कुछ आपको करने के लिए भी दिए जाएँगे। इससे क्या होगा कि जो भी थ्योरी पार्ट है, उससे रिलेटेड जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो बिल्डअप हो जाएगी। क्योंकि जब तक न्यूमेरिकल आप नहीं करते हो फिजिक्स में थ्योरी पार्ट को लेके, वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं होती। तो वो पूरा मैं बिल्डअप यहाँ पे आपको कराऊँगा इस वीडियो लेक्चर पे। बस उसके लिए आपको मेक श्योर करना है कि आप कॉपी कलम लेके बैठ रहे हो। एंड कॉपी कलम निकालो यार, जो भी चीज़ें हैं राइट डाउन करो, वहाँ पर नोट डाउन करो। एंड जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे दूँगा सॉल्व करने के लिए, इससे पहले कि मैं खुद सॉल्व करूँ, आपको वीडियो को पॉज़ करना है, उसको 2 मिनट का समय देना है, उसको सॉल्व करना है। एंड देन उसका आंसर आप लिख के रख लो या कमेंट भी कर सकते हो नीचे, कमेंट सेक्शन पे देन आकर के सॉल्यूशन देखना है। इतना करने के लिए रेडी हो जाओ, बाकी 8 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि ये चैप्टर को वो सारे टॉपिक्स कवर कर देने वाला हूँ, सारे क्वेश्चंस आपको बता दूँगा। एंड एट द एंड, वीडियो के एंड में आपको 4-5 ऐसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि अगले साल एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस रखते हैं भाई। तो बहुत हो गई बातें, अब डायरेक्ट हम लोग लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारा लेक्चर यहाँ पे शुरू होने वाला है, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जाओ कॉपी कलम लो, मज़े से बैठो, ठंड का टाइम है, रात में देख रहे हो, कंबल वगैरह लेकर के बैठो और क्या, बट सो मत जाना, ठीक है? चलो, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बिहेवियर ऑफ गैसेस। तो गैस के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले ये जानते हैं सर, व्हाट इज़ गैस? ये तो समझते हैं। तो व्हाट इज़ गैस, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। व्हाट इज़ गैस, व्हाट आर गैसेस, आपको ये नहीं लिखना, बट समझना तो पता होगा ना, समझना तो चाहिए हमें कम से कम। जिसके बारे में पढ़ रहे हो वो है क्या? तो गैसेस आर पार्टिकल्स इन कांस्टेंट रैंडम मोशन विद नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम्स। गैस एक रैंडम मोशन का पार्टिकल होता है। बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स हमारे हैं वो रैंडम मोशन पे रहते हैं हमेशा, उनके मोशन को हम गैस कहते हैं। ये सिंपल आपको समझना है 10th लेवल तक। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके बारे में वो जो ये 2 पॉइंट है, विथ नो शेप ऑफ वॉल्यूम, इसका कोई फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। गैस के पास अपना कोई भी फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। नोट डाउन करो, गैस हैज़ नो फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यूज बनाए जाते हैं आप लोगों के लिए। बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी मैं खुद भी क्वेश्चन दूंगा, अगर आप उसको गलत किया तो फिर पिटाई पड़ेगी आपकी। इसके बाद हमने जब गैस के बारे में समझ लिया, अब हम इसकी की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। की प्रॉपर्टीज देखने के बाद, तो सॉरी, देखने से पहले एक चीज मैं बताता हूँ आपको। जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है? तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है कि स्पेस बहुत ज्यादा होती है, तो इनको एक नाम दिया गया है। कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, किसी भी स्टेट में मैटर है, मॉलिक्यूल है अगर, तो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होती है, इस प्यारे स्पेस को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, शॉर्ट में कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये जो खाली जगह है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ये कहा जाता है। क्लियर है? अब बहुत ज़्यादा दूर दूर है, स्पेस ज़्यादा है तो वहाँ पे फोर्स कम लगती है। तो ये दो बेसिक टर्म्स हो गया हमारे पास, एक इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। शॉर्ट में लिख लो, आप उसको बड़ा लिख लो। तो जितना ज़्यादा स्पेस होगा, फोर्स उतना ही ज़्यादा कम होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो गैस में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है, इसलिए गैस में फोर्स सबसे कम होता है। क्लियर है? अब इसकी जो की प्रॉपर्टीज है, सबसे पहला हमारे पास है हाईली कॉम्प्रेसिबल। तो गैस हाईली कॉम्प्रेसिबल है क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर, उनके बीच में जगह बहुत है। एक कन्याकुमारी में है जो दूसरा कश्मीर में है, इस तरीके से। तो उनको आप जितना चाहो उतना निचोड़ सकते हो, सबको इकट्ठा करके निचोड़ो इस तरीके से, जितना चाहो उतना निचोड़ निचोड़ के एक जगह ला दो। जितना आपके अंदर ताकत है वो उतना ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी होता है कि हाईली कंप्रेसिबल। ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर ताकत कितनी है उसको कंप्रेस करने की। इसके पास तो सलाहियत है, वो उतना ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है? आप कितना कंप्रेस कर सकते हो ये डिपेंड करता है। क्लियर है? चलो, इस तरीके से दूसरा हमारा है एक्सपैंड टू फिल कंटेनर। अभी मैंने आपको बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सॉरी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा है। तो आप ऑलरेडी उसको एक्सपैंड करने की जगह दे रहे हो, और जितना जगह दोगे, आपने जितना निचोड़ा उसको छोड़ दो, वो खोल करके ऐसे भागेगा,
जैसे तुम भागते हो जब तुम्हारा रिजल्ट खराब हो रहा होता है, यानी कि तुम फेल हो चुके हो एग्जाम में, घर में पता चल चुका है और पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं तुम्हारी खातिरदारी के लिए, तो उस वक्त तुम जैसे भागते फिरते हो, छिपते होते, उस तरीके से ये भागेंगे जब तुम इनको छोड़ दोगे, खुले आसमान में जाओ, जी रहे अपनी जिंदगी, है ना? और फिर डायलॉग है ना, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, तो तुम बोलो जाओ गैस के मॉलिक्यूल, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। ठीक है, चलो। देन दूसरी बात हमारे पास है डिफ्यूज इजली। तीसरा पॉइंट हमारा, डिफ्यूज का मतलब सिंपल आपको पता है, दो गैसों का आपस में मिल जाना। अब देखो ये हाथ है मेरा, ये भी मेरा हाथ है, अब इन दोनों को मैं ऐसे मिलाऊं तो ये मिक्स हो जाता है, ये दोनों क्या हुआ, एक दूसरे से इंटरलिंक हो गए, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। अब ये गैस का अलग मॉलिक्यूल, ये गैस का अलग मॉलिक्यूल, दोनों आए मिले, दोस्ती हुई, उनका अपना दोस्ताना चला, ये हो गया। अब जस्ट इमेजिन करो अगर ये ऐसे हैं तो क्या ऐसे होगा? नहीं, यहाँ पे टकरार होगा, यहाँ पे पिक्चर आएगी दीवार, दीवार के बाद होगी टकरार, फिर दरार, उसके बाद देवदास भी आ सकता है, मतलब टूट जाएगा दीवार फिर, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। तो डिफ्यूज इसलिए हो जाता है, क्यों समझ में आया? क्योंकि जगह ही बहुत है इनके पास। इससे एक चीज समझ में आता है, गैस से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, क्या बोलना है, गैस के बीच, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है, इसलिए ये होता है। अगर मान लो कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जिसका बारे में आपने पढ़ा नहीं, तो क्या करोगे? बस ये रीजन लिख के चले आना, आंसर सही होगा, ये मेरी गारंटी है। ओके। देन लो डेंसिटी, तो डेंसिटी तो लो होगा, डेंसिटी के माने क्या होता है? घनापन। अब घनापन कहाँ से होगा? घनापन होने के लिए तो पास पास होना होगा, बट पास पास तो ये रहते नहीं है, ये दूर दूर रहते हैं। ये क्लियर है? अब आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस? अभी हमने चार प्रॉपर्टीज पढ़ी, यहाँ पर हमने एक ऑप्शन ऐसा है जो कि इसका आंसर नहीं है। वीडियो पॉज करो और अभी के अभी मुझे आंसर बताओ नीचे कमेंट करके। हो गया, चलो देखता हूँ, बहुत से लोगों ने कमेंट कर दिया होगा उम्मीद है अभी तक। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है डिफिनिट शिफ्ट। मैंने स्टार्टिंग में बताया गैस के पास कोई भी डिफिनिट शिफ्ट होता ही नहीं है, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है नहीं, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। अब कुछ फंडामेंटल टर्म्स सीखते हैं। सबसे पहला प्रेशर, दूसरा वॉल्यूम, इसके अलावा टेम्परेचर भी है, बट टेम्परेचर के बारे में आपको ऑलरेडी आइडिया है, वही चीज हमारा यहाँ पर काम करेगा, इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज, एकदम सिंपल सी भाषा में बताता हूँ, हम किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो हम वो फोर्स कितना एरिया में लगा रहे हैं, बस उसको डिवाइड कर देते हैं, तो वो प्रेशर बन जाता है। ये मेरा हाथ है, इसको मैं प्यार से यहाँ लगाऊंगा, तो इतना जो हथेली है, ये पूरा हथेली जो एरिया है, ये जा करके पूरे स्पेस पे ऐसे चिपक रहा है। तो मैं जितनी जोर से यहाँ पे इसको फोर्स लगाऊंगा, तो ये मेरा फोर्स मुझे पता है, ये पूरा एरिया, इसको डिवाइड करूंगा, प्रेशर हो गया। व्हाट इज फोर प्रेशर? प्रेशर इज समथिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स ऑन द कंटेनर वॉल्स। अब हमें चूंकि गैस के बारे में पता करना है, तो गैस के मामले में जो हमारा प्रेशर होता है वो उनके मॉलिक्यूल्स के थ्रू पता चलता है। जैसे यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, पागलों की जैसे घूमते रहते हैं, मैंने बताया। जैसे आपके पता चल गया कि आपका रिजल्ट तो आप फेल हो चुके हो, आप पापा जी ढूंढ रहे हैं, खातिरदारी करनी है, वैसे ही भाग रहे होते हैं ये लोग भी, तो ये लोग भी जहाँ तहाँ भागते हैं, और उस भागने के चक्कर में मान लो ये पूरा एक एरिया लेते हैं, यहाँ पर वो मजे से आके टकरा रहे हैं, तो ये एक पर्टिकुलर एरिया हो गया जहाँ पे वो टकरा रहे हैं। अब ये पूरा एरिया में जो वो टकरा रहे हैं, तो हम सिंपली फोर्स बाय एरिया करेंगे तो हमारा प्रेशर आ जाएगा, खत्म। तो फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता दिया, फोर्स अपॉन एरिया, यूनिट्स होता है पास्कल, एटीएम, एमएम ऑफ एचजी, ये सारे इसके यूनिट्स। बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, वो याद रखना पास्कल। क्यों? क्योंकि सर ये तो एस आई यूनिट है। ऐसे यूनिट है, एस आई यूनिट, ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। देन यहाँ पे हमारे पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? तो वॉल्यूम सिंपली कोई भी चीज इतना जगह घेरे हुए स्पेस में, वो वॉल्यूम होता है। तो व्हाट इज वॉल्यूम? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय गैस इज नोन एज वॉल्यूम। इसका हमारा जो यूनिट्स होता है वो लीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, सिंपल याद रहेगा। जैसे आप अभी जहाँ पे बैठे हो, मोबाइल देखो, आप जहाँ बैठे हो तो आपने एक पर्टिकुलर जगह ले रखा है, वहां पर आप उठोगे तो वो जगह खाली हो जाएगी, तो जो जगह आपने अभी वहां पे ऑक्यूपाई किया है बैठ करके, वो आपका पूरा वॉल्यूम हो गया। आप उसको मेजर कर सकते हो, ड्राम लाके अपने ऊपर रख दो, पता चल जाएगा। सीरियसली मत करने लगना, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, तो एक क्वेश्चन और कर देते हैं फटाफट से, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? अब यही बताया क्या था, यूनिट जो है एसआई यूनिट वो है पास्कल। देखो एटीएम भी उसका यूनिट है, एमएमएचजी भी उसका यूनिट है, टॉर भी उसका यूनिट है, बट एसआई यूनिट कौन है? पास्कल, ये आपको ध्यान रखना है। एंड न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो वहां पर जो हम यूनिट यूज करेंगे वो हमारा होगा एटीएम। तो एटीएम को भी हम ऐसे एसआई यूनिट्स यूज करते हैं जब न्यूमेरिकल की हम बात कर रहे होते हैं, बट स्टैंडर्ड जो एसआई यूनिट है वो कौन है? पास्कल है। याद रहेगा चीजें, बहुत अच्छी बात है। अब आगे हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ गैसेस।
अब इसमें मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, ये 2 नंबर स्लाइड आप छोड़ दो, 2 नंबर जो बॉक्स है, वो हमारे काम का नहीं है फिलहाल के लिए। तो मेज़रमेंट ऑफ प्रेशर, अब प्रेशर मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो प्रेशर हम बहुत तरीके का मेज़र करते हैं, क्योंकि गैस हमारे पास बहुत सारे तरीकों का गैस है, बहुत टाइप्स का है, बहुत सारी जगहों पर होता है। तो एटमॉस्फेयर में जो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में जो गैस है हमारे पूरे माहौल में इर्द-गिर्द, उसको जो हम मेज़र करते हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट का नाम है बैरोमीटर। व्हाट इज़ बैरोमीटर? बैरोमीटर इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू मेज़र एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है? ओके। देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बैरोमीटर? ऐसे ही उल्टा करके लिख देना, बात खत्म। इसके बाद हमारा होता है मेज़रमेंट ऑफ इनक्लोज्ड गैस प्रेशर। मान लो कोई कंटेनर है अपने पास, ठीक है? कोई कंटेनर है, उसके अंदर अगर गैस है, तो ये हम एक छोटा-सा कलर चेंज करते हैं। यहाँ पर मान लो इस तरीके का कोई बर्तन है, इसके अंदर हमने गैस रखा हुआ है, यहाँ पर हमने पिस्टन लगा के इसको लॉक कर दिया। तो इसके अंदर भी तो गैस का प्रेशर है, उसको कैसे कैलकुलेट करें, उसको कैसे मेज़र करेंगे? उसके लिए हम बैरोमीटर नहीं यूज़ करते, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैनोमीटर। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है? मैनोमीटर, जैसे मान लो आपको नॉर्मल सर्दी-जुकाम होता है, तो आप कहाँ दिखाने जाओगे? अपने लोकल डॉक्टर के पास जाओगे दिखाने के लिए। बट आपको कोई फीवर हुआ, जो कि सीज़नल फीवर है या डेंगू मलेरिया हो गया, कुछ ऊपर लेवल का फीवर है, तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। उसके लिए आप लोकल डॉक्टर के पास तो नहीं जाओगे, उसके लिए आपको स्पेशल डॉक्टर के पास जाना होगा, जो उस तरीके से हाइली क्वालिफाइड हो। ओके? तो यहाँ पर जो हमारा मैनोमीटर है, ये एक लोकल डॉक्टर है, ये बस जो भी आपके पास है, वो बर्तन में रखा है, उसका प्रेशर बता देगा। लेकिन बैरोमीटर हमारा ये नीट वाला डॉक्टर है, जो नीट एग्ज़ाम देके अच्छे से बन रहे हैं वो लोग। उसके लिए आपको स्पेशल अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा उनके पास जाने के लिए, तब वो आपका ट्रीटमेंट अच्छे से करेंगे। होपफुली इसके थ्रू आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके बेसिस पर एक सवाल है, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर पे व्हिच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स इनक्लोज्ड गैस प्रेशर? इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। अब इसका जवाब हमने अभी-अभी डिस्कस किया, क्या है फटाफट बताओ? बहुत ही बेहतरीन, ऐसे ही याद रखते हुए चलो, बहुत अच्छा लगेगा। क्या है? मैनोमीटर, ठीक है? चलिए, मैं देख पा रहा हूँ आपने बहुत तेज़ी से इस सवाल का जवाब दिया और बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ही अब आप आगे भी सवालों के जवाब देते रहोगे। अगला टॉपिक, मज़ेदार टॉपिक अब आया है, जो कि है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या था? तो बॉयल्स लॉ का इक्वेशन ये था, P इन्वर्सली नहीं, P नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, V इन्वर्सली, वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है? अब वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बोलो या फिर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बोलो, दोनों ही सेम है, बात चलता है। तो बॉयल्स ने सिंपल क्या बोला? बॉयल्स लॉ ने बोला भाई एक काम करो, आपके पास हमारे पास पैरामीटर्स में क्या-क्या है? प्रेशर है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल्स आगे आएगा, और सबसे जो वाहियात चीज़ जो बहुत दिक्कत होती है पढ़ने में, जिसके बाद जो वॉल्यूम है। तो मैंने प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में रिलेशन दे रहा हूँ, उसको बस इत्मीनान से आप रखो उसको। उन्होंने बोला अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर और मास रखते हो, किसी भी गैस का जो आपका जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घट जाएगा, आप प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये उनका सिंपल भाषा में बोलना था। ये उसका हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है। इसमें जब हम वेरिएशन का साइन हटाते हैं, एक कांस्टेंट आता है जिसको हम के बोलते हैं, के बाई पी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये पी वी इज इक्वल टू के हो जाएगा आपका। क्लियर है? ओके। अब जब पी वी इज इक्वल टू के, इसका मतलब ये होता है कि भाई पी वी को आप जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम नंबर ही देगा। यानी कि अगर मैं पी वन वी वन लेता हूँ अलग अलग नंबर्स, पी टू वी टू नाम दे देता हूँ अलग अलग वैल्यूज, बट वो बराबर ही आएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है, पी is equal to K and P1 V1 is equal to P2 V2। ये आपको याद रखना है। बॉयल्स लॉ का एक्सप्रेशन क्या हो गया? P1 V1 is equal to P2 V2। आपको अभी न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प होगा। देन इसके मल्टीपल ग्राफ्स बनते हैं, बट दो ग्राफ्स काफी इंपॉर्टेंट है। एक P वर्सेस V जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, दूसरा PV वर्सेस P जो कि स्ट्रेट लाइन होता है। मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। सिंपल सा ग्राफ है, कुछ रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। P वर्सेस V जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपका ऐसा ग्राफ बनता है। क्लियर है? इसके बाद जो हमारे पास ग्राफ है, वो है आपके पास PV वर्सेस P जो कि स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आपकी ये कांस्टेंट होगी, ये आपका ऐसा होगा, ऐसा जाएगा ये ग्राफ, ठीक है? ये आपका स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा जो कि पैरेलल टू P होता है। क्लियर है? चलिए, हो गया? बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड छोटा-सा प्यारा-सा सवाल मुझे फटाफट बता दो, जो कि हमारा है वॉइस से रिलेटेड। बोला जा रहा है व्हाट हैपेंस टू द वॉल्यूम? वॉल्यूम के साथ क्या होगा? पता नहीं, पूछते हैं उससे कि क्या होगा। व्हेन द प्रेशर डबल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब कांस्टेंट टेम्परेचर, अच्छा कांस्टेंट टेम्परेचर बॉयल्स लॉ में होता है, हाँ बॉयल्स लॉ में होता है, ये कंफर्म, बट मास के बारे में नहीं बताया इसने।
तो अगर मास के बारे में नहीं बताया बट अगर बोल रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक ही लॉ हो सकता है जो कि है बॉयल्स लॉ। आपको बॉयल्स लॉ ही कंसीडर करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ तो हम कंफर्म है क्योंकि मैंने ऊपर भी लिख दिया है, बट एग्जाम में कंफर्म कैसे होगे? अगर उसने बोला एट कांस्टेंट टेम्परेचर देन इट मस्ट बी अ बॉयल्स लॉ रिलेटेड क्वेश्चन। अगर उसने मास नहीं भी मेंशन किया है तो क्लियर है? ओके, ऐसे कंफ्यूजन होते हैं एग्जाम्स में, बता रहा हूँ इस सारी चीज़ों को निकाल निकाल के मैं। तो इसने क्या बोला कि वॉल्यूम के साथ क्या होगा अगर प्रेशर डबल कर दिया जाए। अभी हमने क्या देखा कि जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर से। अगर मैं प्रेशर को डबल कर रहा हूँ तो इसको अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ये कम होगा, तो ये आधा हो जाएगा। मैंने इसको 2 गुना कर दिया तो ये 2 गुना घट जाएगा ना, हाफ हो जाएगा। सिंपल सी बात, उल्टा रिलेशन, बढ़ेगा तो वो घटेगा। तो हाफ कहाँ ऑप्शन पर है? ऑप्शन नंबर बी। एक सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है वर्ड्सों के रिलेटेड, जो कि काफ़ी जगह पर मैंने देखा है, टेस्ट पेपर पे अभी चल रहा है, ऐसा रिपीट पैटर्न है। क्लियर है? चलिए सर इतना तो हो गया। एक न्यूमेरिकल बनाते हैं फटाफट से, है ना? हाँ, अब एक न्यूमेरिकल बनाते हैं बॉयल्स लॉ के ऊपर ही, जो कि आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग देगा बॉयल्स लॉ के बारे में। तो आइए वो मैं करके दिखाता हूँ आपको भी। तो एग्जाम्पल क्वेश्चन है, बोला जा रहा है P1 का वैल्यू है 740 mmHg, V1 आपको गिवन है एंड P2 आपको गिवन है 760/760 mm/Hg। ठीक है? तो न्यूमेरिकल बनाते टाइम जब ये प्रेशर आपको 744 mmHg दिया हुआ है, तो भाई हम उस पे नहीं बनाएंगे, हमको इसको एटीएम में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे? तो आपको ध्यान देना होगा कि जो 1 एटीएम होता है, 1 एटीएम इज इक्वल टू 766 एम ऑफ एच जी, ये होता है। यानी कि आपके पास जितना भी एम एम एच जी में वैल्यू दिया गया है उसको आप 760 से डिवाइड कर दो, वो आपका एटीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे पास P1 में क्या गिवन है 740, तो मैं सिंपल एक काम करूंगा, 740/760 करूंगा, ये हो जाएगा हमारा एटीएम में कन्वर्ट हो गया। फिर मैं P2 को भी सेम यही काम करूंगा, उसको हम करेंगे 760 डिवाइड बाय 760, तो ये भी हमारा कहाँ हो गया, ये भी हमारा बन गया एटीएम। ओके सर, बहुत ईजी सा चीज़ है, हाँ बहुत ईजी चीज़ है। V1 2 लीटर, V2 फाइंड आउट करना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है सर? हमारे पास प्यारा सा फॉर्मूला है, नन्ना मुन्ना सा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहाँ से अगर हम V2 को निकाल लेते हैं तो V2 जो आएगा हमारा, वो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि भाई P1 V1 डिवाइड बाई P2 हो चुका है। यानी कि हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है सर, ये तो बहुत ही ईजी सा सवाल बन चुका है अभी तक। पर P1 का वैल्यू हम पुट कर देंगे बस। देखो 760 ऑटोमेटिक वो कट आउट ही हो जाने वाले, इसको अगर हम काट देंगे ये तो 180 बनेंगे। P2 का वैल्यू कितना हो गया? 180। तो P1 का वैल्यू हम लिखते हैं 740 डिवाइड बाई 760, और P2 हमारा नीचे कितना होगा? 1, एंड V1 की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन इजी हो गया। इसको 2 से हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। कितने बार में जाएगा? 2 तिया 6, 2 अठी 16, ये खत्म। एक जीरो से एक जीरो ऐसे काट दो, नीचे 38 है ऊपर 74 है। तो V2 की वैल्यू जो हमारे पास बन रही है, देखो ये मैंने कुछ रैंडम नंबर्स लेकर के क्वेश्चन प्रिपेयर किया था, तो एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं आएगा कोई होल नंबर यहाँ पर, बट 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है जो कि वही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने, अगर सवाल आप देखोगे तो P1 740 है, अब P2 760, मतलब प्रेशर को बढ़ा दिया गया है। तो अगर प्रेशर बढ़ा दिया गया है तो वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा सर। कम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा V1 क्या था? 2 लीटर। तो बहुत क्लियर सी बात है कि V2 का जो वैल्यू है वो 2 लीटर से कम आएगा। अगर 2 लीटर से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की है। बहुत छोटी सी डिटेल से बहुत छोटा सा इन्फॉर्मेशन, बट अगर आप इसको ध्यान रखते हो तो एग्जाम में न्यूमेरिकल बनाने में बहुत हेल्प होगा आपका। क्योंकि ये बहुत ईज़ी वे है आपको आइडेंटिफाई, आपको कंसेप्ट अगर पता है न्यूमेरिकल्स के बारे में तो बस आप सॉल्व नहीं करोगे, आप उसको समझोगे। अदरवाइज़ सॉल्व करके आप आ जाते हो, फिर आप देखते हो गलत हो गया। तो आपको पता भी नहीं तो कि आपने कैसे गलत कर, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है? ओके। क्लियर है? बहुत ईज़ी न्यूमेरिकल ऐसा ही आता है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में आपको सेट करके दिया जाएगा नंबर, जो कि एक होल नंबर निकलेगा आंसर में। वहाँ पे कैलकुलेशन ईज़ी होती है। तो दूसरे नंबर पे जो हमारे पास एक लॉ आता है प्यारा सा, वो है चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ क्या था? क्योंकि बॉयल्स लॉ ने वॉल्यूम को प्रेशर से रिलेट कर दिया, तो चार्ल्स लॉ ने बोला कि मैं टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम को रिलेट कर देता हूँ, काम खत्म। तो चार्ल्स लॉ ने बोला कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मास, इन्होंने प्रेशर एंड मास को कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दो तरीके का टेम्परेचर हमारे पास, स्मॉल टी जो होता है वो डिग्री सेल्सियस डिनोट करता है, कैपिटल टी को हम लोग केल्विन से डिनोट करते हैं।
अब मान लो आपके पास कोई डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो उसको उसमें अगर हम प्लस 273 ऐड कर देंगे तो वो हमारा केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस में, ये हो गया हमारे पास सेल्सियस डिग्री, मुझे इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 25 प्लस 273 करूँगा, ये हमारा हो जाएगा केल्विन, और ये हमारे पास ऐड करके आएगा 298 केल्विन। और सिंपल सी चीज़ें जो बता रहा हूँ न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, क्योंकि जब भी चार्ल्स लॉ का न्यूमेरिकल आएगा, आपको वहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर, बट आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो केल्विन में कन्वर्ट यहाँ से होगा इस तरीके से, क्लियर है? ओके, लॉ क्या है? बहुत इजी लॉ है। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मास, वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा। ये सिंपल है, ये एक लॉ है। इसके अलावा एक, सॉरी, लॉ यही एक ही है, ये एक स्टेटमेंट है चार्ल्स लॉ का। इसके अलावा एक और अल्टरनेट स्टेटमेंट भी है इसका, बट अब ये स्टेटमेंट लिखो या फिर वो लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ये स्टेटमेंट ज़्यादा इजी होता है, इसलिए मैंने इसको ये बताया अभी आपको। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो चार्ल्स लॉ ने क्या बोला आपको? उसने बोला कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जब वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से भी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा के टी। तो यहाँ पे आप देख लो, तो ये क्या हो जाएगा, v बाई टी इज इक्वल टू के। यहाँ पे जो कांस्टेंट है, ये दोनों को डिवाइड करके आ रहा है बार बार, तो यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है आपका। हम इसको अगर बार बार डिवाइड करेंगे तो v1 बाई टी वन इज इक्वल टू v2 बाई टी टू। ये इस तरीके से आएगा, यानी कि आप वॉल्यूम और टेम्परेचर का कोई भी वैल्यू लो, आप जितनी बार उसको डिवाइड करते जाओ अलग अलग वैल्यू से, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा सब में सेम आएगा। मान लो वॉल्यूम 4 है और टेम्परेचर 2 है, तो 4/2 कर लो, कितना आएगा, 2 आएगा। फिर आप वॉल्यूम को 8 ले लो और टेम्परेचर को 4 ले लो, डिवाइड कर लो, कितना आएगा, 2 आएगा। फिर आप तीसरी बार वॉल्यूम को 16 ले लो, टेम्परेचर को 8 ले लो, डिवाइड करके कितना आएगा, 2 आएगा। तो डिवाइड करके जो कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट ही यहाँ पर हम लोग के से डिनोट करते हैं। तो पिछले वाले केस में इसका नाम क्या हो गया था, बॉयल्स कांस्टेंट, और इस केस में ये नाम क्या हो जाएगा, चार्ल्स कांस्टेंट। याद रखोगे क्योंकि सवाल इससे भी आता है। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो एक ही ग्राफ यहाँ पर है आपके पास, v वर्सेस कैपिटल टी, जो कि स्ट्रेट लाइन होता है, और एक और मैं दोनों बना के दिखाता हूँ आपको। ये तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जिसकी वैल्यू होती है -270 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका क्या मतलब होता है वो लिखो। व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, क्वेश्चन लिखिए, उसका आंसर लिखिए। एब्सोल्यूट जीरो इज एन हाइपोथेट सॉरी एब्सोल्यूट जीरो इज द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर। देखो, एब्सोल्यूट जीरो इज अ hypothetical temperature at which volume of any gas becomes zero। एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर है जहां पर आकर के गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है, यानी कि सिफर हो जाता है। ठीक है, ये आपको सिंपल याद रखना है। एंड इसका वैल्यू क्या होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। अब अगर इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या होता है कि -273 डिग्री सेल्सियस, इसमें हमको क्या करना होगा, +273। तो ये जब प्लस करेंगे तो पता चला -23 या +23, तो कट गया, तो मतलब केल्विन में कितना है, 0 केल्विन। तो एब्सोल्यूट जीरो -273 डिग्री सेल्सियस, और एब्सोल्यूट जीरो इन केल्विन कितना हुआ, 0 केल्विन। दोनों ही आपको याद रखना, याद रहेगा, याद रहेगा नहीं, याद रखना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद रखो। एब्सोल्यूट जीरो डिग्री सेल्सियस है -273 डिग्री, +273 उसमें और ऐड करेंगे तो माइनस प्लस हो गया 0, यानी कि केल्विन में हो गया 0 केल्विन। क्लियर है? ओके सर, क्लियर है, एकदम बहुत अच्छे से क्लियर है, कोई भी दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर। अच्छा, मैं ग्राफ के बारे में बोला था, एक बार ग्राफ मैं बता देता हूँ यहाँ पर। सिंपल, देखो ग्राफ ऐसा बनाता हूँ छोटा सा। तो यहाँ क्या बोला गया, v वर्सेस टी, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन आपका ऐसा होता है, आपको इस तरीके से बना देना है, खत्म। और इसी में क्या होता है कि ये तो हमारे पास हो गया केल्विन का। अगर मैं डिग्री सेल्सियस के लिए बनाऊँ तो लाइन थोड़ी पीछे जाएगी, और एक डिफरेंट कलर लेते हैं इसके लिए, थोड़ा सा अच्छे से आपको विजुअलाइज होगा, है ना। ब्लैक कलर ही चूज करते हैं। अभी देखो होता क्या है यहाँ पर कि ये हमारा मार्क है 0 डिग्री का, इसके पीछे हम जाएंगे तो टेम्परेचर माइनस में होता है। तो यहाँ पर हमारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनता है। तो यहाँ आप देखोगे तो 0 डिग्री के बाद ये डॉटेड लाइन स्टार्ट है,
डॉटेड लाइन स्टार्ट होने का मतलब है कि जो वॉल्यूम है वो जीरो होनी शुरू हो चुकी है। ये हमारा वॉल्यूम है, ऊपर वाला वाई एक्सिस, नीचे वाला हमारा ये एक्सिस जो है टेम्परेचर है। तो ये जो टेम्परेचर है यहाँ पर, जहाँ पर एकदम आप देख रहे हो कि सिफर हो गई, जहाँ पर लाइन आके मिल चुका है, यही हमारा है -273 सेल्सियस। तो अगर सेल्सियस में बोले तो ये ग्राफ बनाना है, और वहाँ बोला जाए तो वो आपको ग्राफ बना देना है, अगर केल्विन की बात की जाए तो। हो गया फटाफट। छोटा सा क्वेश्चन अभी के अभी बना के मुझे लिखा हुआ, चार्ल्स लॉ के रिलेटेड। चार्ल्स लॉ के रिलेटेड एक प्यारा सा क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द केल्विन टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू 27 डिग्री सेल्सियस। वीडियो पॉज करो, अभी कभी बनाओ और आंसर नीचे कमेंट करो। ओके, चलो मैं बताता हूँ। तो 27 डिग्री में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 273, ये हो जाएगा केल्विन। बहुत इजी कैलकुलेशन है, अगर आप देखोगे तो ये ऐड अप होकर के 300 केल्विन आएगा, जो कि मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है। अब जिन लोगों ने इसको वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व किया था, भले ही उनसे सॉल्व ना हुआ हो, बट एटलीस्ट उन्होंने ट्राई दिया। और अगर उन्होंने आज ट्राई दिया, इसका मतलब कल उनको पक्का समझ में आएगा, और एग्जाम में वही अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं, वो नहीं जो बस ऐसे ही बैठ के मूवी की तरह लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो ज़्यादा बोलूँगा नहीं, वरना आप लोग बुरा मान जाते हैं फिर। तो एक न्यूमेरिकल इसमें भी करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ए बैलून विथ V1 आपको दिया गया, T1 भी है। बोला गया एक बैलून है, बैलून में हम लोग हवा भरते तो हवा फूंक मारते तो बड़ा होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ गया तो। सबसे पहली चीज़ क्या बोला था मैंने आपको, बिल्कुल सही पकड़े। क्या बोला था बताओ, सही जब पकड़े हैं तो क्या पकड़े वो बता दो। हाँ बिल्कुल सही सर। सर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये डिग्री सेल्सियस सर, 15 तो डिग्री सेल्सियस को हमें क्या करना होगा, +273 करके केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, वरना हम तो सॉल्व नहीं कर सकते। फिर T2 हमारा क्या हो गया, ये 35 है, तो 35 में प्लस हम कितना करेंगे 273, ये भी केल्विन में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे एक हमारा गायब हो गया, तो 15 प्लस 273 कितना हो गया, 5 3 8 7 और एक 8, और ये कितना हो गया 2, तो ये हो गया हमारे पास 288। क्लियर, ओके। तो 288 केल्विन, T2 ले आते हैं। T2 हमारे पास हो जाएगा 3 5 8 7 3 10 का 0, 2 और 1 3, तो ये हो गया हमारे पास 308 केल्विन। खत्म। ओके, अब हमारे पास V1 तो गिवन है। V1 कितना हमारे पास, V1 is where is V1? V1 is 25 ml and we have to find out the V2। चलो एक काम करता हूँ, मैं एक नया यहाँ पर स्लाइड लेता हूँ, उस पे बनाता हूँ। यहाँ पर तो जगह है नहीं। ठीक है? तो मुझे आप एक बार बता देना कौन कौन सा क्या क्या वैल्यू। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वी नो V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2, ये होता है। ओके, तो V1 हमारे पास 25 है, 288 या 308। मैं एक काम करता हूँ, V2 पहले निकाल लेता हूँ, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V1 T2 डिवाइड बाई T1 हो जाएगा। जहाँ तक मुझे वैल्यूज याद है, V1 मेरे पास 25 है, एंड T2 की अगर मैं बात करूँ तो वो 308 है, एंड T1 हमारे पास 288 है। हो सकता है ये प्रॉपरली डिवाइड ना हो, आप इसको डिवाइड कर लेना, इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना कर सकते हो, बहुत ईजी है। ठीक है, बट एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सेट किए जाते हैं वो प्रॉपर न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं, नंबर जो डिवाइड हो जाते हैं प्रॉपरली, और डिवाइड होकर एक आपको सिंपल आंसर वो देते हैं। तो टेंशन नहीं लेना इन नंबर्स को देख करके। मैंने रैंडमली नंबर्स को चूज करके बनाया है क्वेश्चन, कहीं बुक से मैंने पिकअप नहीं किया। ओके, सो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने बॉयल्स लॉ पढ़ लिया एंड चार्ल्स लॉ पढ़ लिया। अब इतना पढ़ने के बाद जब इतनी चीजें आ गई तो साइंटिस्ट के दिमाग में एक चीज आई कि क्या हो अगर हम इन दोनों लॉस को मिला दें, यानी कि कंबाइन कर दे। तो जब कंबाइन कर दिया तो एक धमाका हो गया। देखो साइंटिस्ट का ना यही काम होता है, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ नया डिस्कवर कर रहे होते हैं, और कुछ जो नया डिस्कवर नहीं कर रहे होते। तो जो नया डिस्कवर हो चुका है उसको मिला करके कुछ और नया कर देते हैं। मतलब पता नहीं क्या मैं बोल रहा हूँ, बट कोई सेंस बनता नहीं है इस बात का, होता रहता है ऐसा। तो यहाँ पर एक टॉपिक आ जाता है हमारा कंबाइंड गैस लॉ, जो कि है कंबाइंड बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ। उन दोनों लॉज को कंबाइन करके हमारे पास फॉर्मूला बनाया गया है, P1V1। ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास, P1V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू T2V2 डिवाइड बाई T2। ये आपको ध्यान रखना है। आया कैसे, मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। कुछ है नहीं, देखो ये हमारे पास था बॉयल्स लॉ, एंड ये हमारे पास है चार्ल्स लॉ। दोनों लेफ्ट हैंड साइड सेम होता है, हम लोग यहाँ पर ज्वाइंट वेरिएशन लगा सकते हैं। तो बाय ज्वाइंट वेरिएशन ये हमारा दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट साइड वाला। तो T बाई पी
अब यहाँ पे भी हमारे पास वेरिएशन है, कांस्टेंट हटाएंगे तो KT/P आएगा, और जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PV इज इक्वल टू KT आ जाएगा। तो जब और अच्छे से हम PV इधर हम T ले आएंगे तो इधर इज इक्वल टू K। यहाँ पे देखो कांस्टेंट मतलब PV/T को डिवाइड करने से कांस्टेंट आ रहा है। यहाँ से कंक्लूजन आया भैया P1 V1 का एक वैल्यू लेते हैं, नीचे T1 लेते हैं, फिर दोबारा से PV का एक वैल्यू लेते हैं, T के लेते हैं, दोनों बराबर आएगा। तो इस तरीके से एक फाइनल हमारे पास कंबाइंड गैस लॉ आ जाता है बोयल्स लॉ इन चार्ल्स लॉ के रिजल्ट में। डेरिवेशन मैंने बता दी, एक्चुअल में डेरिवेशन है जो आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। ये एक और आएगा अभी कंबाइंड लॉ, आगे चल के उसका डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब इसके बेसिस पे मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। विच लॉ रिलेट्स प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर? कौन सा लॉ ऐसा है अभी तक जो आपने पढ़ा जो प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर तीनों को रिलेट करता है? देखो बॉयल्स लॉ में सिर्फ वॉल्यूम और प्रेशर रिलेट होता है, चार्ल्स लॉ में सिर्फ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिलेट होता है, बट दोनों का जो कंबाइंड गैस लॉ है उसमें प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों रिलेट होता है। तो अभी जो टॉपिक आपने पढ़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कंबाइंड गैस लॉ। खत्म, टाटा बाय बाय। नहीं, वीडियो छोड़ के नहीं जाना, लेक्चर बचा है अभी। इसके बाद एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो कि इसी के रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पे V1 आपको गिवन है, V2 गिवन है एंड T1 T2 दोनों गिवन है। एक काम करते हैं, पहले इसको हम लोग T1 इज इक्वल टू, हम इसको निकाल लेते हैं। T1 हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस है, तो 27 प्लस 273 करेंगे तो ये कैलविन आ जाएगा। इसको एडअप करते हैं, ये आई थिंक 300 कैलविन होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास जो T2 है, T2 में हमारे पास है 327 डिग्री प्लस इसमें मुझे 273 करना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? आई थिंक ये 7 3 10 का जीरो, एक 7 2 9 1 10 का जीरो, 3 2 5 अधिक 6, तो ये हमारे पास हो गया 600 कैलविन। क्लियर? तो ये हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इस क्वेश्चन को बनाते हैं क्या क्या गिवन है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि V1 मेरे पास 9 लीटर है एंड V2 मेरे पास 3 लीटर है, और अभी मैंने T1 जो निकाला तो T1 मुझे देखने को मिला 300 कैलविन। अब T2 ठीक उसका डबल है 200 कैलविन। तो हियर इज T2। T2 ऐसा क्यों है? T2 ऐसा क्यों है पता नहीं, वो कार्टून और देखा है कि नहीं, बड़ा मजेदार कार्टून है वैसे। पूछा जाता है कि फाइनल प्रेशर क्या? आप देखो इस सवाल में एक ट्विस्ट है कि इस सवाल में इनिशियल प्रेशर तो पूछा ही नहीं, बताया ही नहीं है, तो फाइनल प्रेशर क्या है वो पूछ लिया है। तो ऐसा अगर सवाल आ जाए जहाँ पे आपको इनिशियल प्रेशर के बारे में नहीं बताया जाए, फाइनल प्रेशर डायरेक्टली पूछ ले, तो आप एक ही काम करो, जो इनिशियल प्रेशर है यानी कि P1, आप उसको कंसीडर कर लो कि वो 1 एटीएम होगा। ठीक है, ये छूट है आपके पास, नहीं पता है तो क्या होगा, कुछ तो मानना होगा, तो उसको 1 एटीएम मान लो। अब यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों है, तो कौन सा लगेगा? कंबाइंड फॉर्म ऑफ गैस लॉ, बॉयल्सन चार्ल्स लॉ। तो P1 V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू T2 V2 डिवाइड बाई T2, ये हो गया। अब चलो एक एक करके सबकी वैल्यूज पुट आउट करते हैं। P1 हमारे पास कितनी है? 1 है। T1 कितनी है? 3 डिवाइड बाई V1 हो गया, T1 हमारे पास 300, ओके, इज इक्वल टू T2 की वैल्यू कितनी है? T2 की वैल्यू तो निकालनी है अपने को। V2 अपने पास 3 लीटर है, मैंने वैल्यू उल्टा पुट कर दिया ना, V1 9 है, V2 3 है, ठीक है। ओके, T2 हमारे पास है 600, तो बहुत इजी कैलकुलेशन लगता है मुझे, ये तो 2 बार में चल बसा। आप इसको काट लो, ये 3 बार में चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा? 3, यहाँ पे आ जाता है ना, हमारे पास जगह की कमी थोड़ी है, बहुत जगह है अपने पास। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 3 बचा, इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाई 2 बचा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P2 इज इक्वल टू 3 × 2 6 हो जाएगा, यानी कि फाइनल प्रेशर जो है वो 6 एटीएम आने वाला है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा अगर सिर्फ वॉल्यूम और प्रेशर को गौर करोगे, इतना नोट डाउन कर लो, मैं एक छोटा सा हिंट देता हूँ आपको, होगा क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, तो छोड़ो उसको बाद में देखते हैं, जो मैं बता रहा था उसको मैं आगे बता दूंगा, जो मैं बता रहा था अभी। बट न्यूमेरिकल ऐसे ही सिंपल आते हैं, ये एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया, इस तरीके के स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन आपके कंबाइंड गैस लॉ से रिलेटेड देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में। यार कुछ है नहीं, छोटा सा सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, और कुछ है नहीं, वो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कुछ भी। तो बस थोड़ी आप कोई हार्ड कोर मैथ्स अभी तक आपने पढ़ा हो, या और ट्रिग्नोमेट्री जो आपने मैथ्स में पढ़ा है वो तो फिजिक्स में अप्लाई होती नहीं है अभी, वो जब साइंस लोगे 11th में तो अप्लाई हो गया, जब वो अप्लाई होती है तो फिर कुछ अप्लाई नहीं हो पाता है। ठीक है, खैर वो तो बात की बात है।
अभी एवोगैड्रोस लॉ पे हम बात करते हैं तो बॉयज ना वॉल्यूम और प्रेशर पे बात की, चार्ल्स ने वॉल्यूम टेम्परेचर की बात की। एवोगैड्रो सब आए, उन्होंने देखा मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं, तो मैं क्या करूँ, उन्होंने बोला एक चीज नया लाते हैं। एक चीज उन्होंने नया डिस्कवर कर दिया, डिस्कवर नहीं किया था, मतलब एक टर्म्स यूज किया था, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल, जो वर्ड मोल है, सबसे पहले अवोगाड्रो साहब ने ही यूज किया था। व्हाट इज मोल्स? इट इज अ क्वांटिटी। उन्होंने बताया कि एक क्वांटिटी है हमारे पास 6.023 इंटू 10⁻23। मैं इसको एक मोल बोलता हूँ, आप लोग भी बोलो। तो ये इसको एक मोल उसने बोल दिया। ओके, अब इसके बाद उन्होंने बोला कि अगर आपके पास कोई भी गैस है, मतलब इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आपके पास तीन गैसेस है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे तो मान लो तीन कंटेनर आपके पास गैसेस का, ठीक है, तीनों में आप कोई भी गैस रख लो। मान लो इस पे O2 गैस है, मान लो इसमें हीलियम गैस है, इसमें मान लो नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। अब इन सभी गैस का आपका वॉल्यूम फिक्स है, आपने सबको सेम वॉल्यूम भी लिया है। इसका भी वी वॉल्यूम है, इसका भी वी है, और इस चचा का भी वी है, ठीक है। इतना आपने कर लिया। इसके बाद तीनों इक्वल वॉल्यूम ले लिया आपने, मान लो तीनों एक एक लीटर का तीनों गैस ले लिया। अब इन तीनों गैस का आपने दो कंडीशन और फिक्स कर दिया, क्या? प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम कर दिया सभी का, सभी गैस का प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है वो आपका कांस्टेंट। तो इस केस में जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो सभी में बराबर होगा। ये बड़ा अच्छी बात है। अगर आपने इस कंडीशन पे एक गैस का, मान लो आपने O2 गैस का एक कैलकुलेट कर लिया कि भाई O2 गैस में अभी 5 नंबर ऑफ मोल्स हैं, यानी कि हीलियम गैस, नाइट्रोजन गैस, उसमें भी 5 ही नंबर ऑफ मोल्स होंगे। और अगर आप कुछ और गैस ले आओ, आर्गन ले आओ, ठीक है, या कार्बन गैस ले आओ, इस तरीके से बहुत सारे गैस है, मीथेन गैस ले आओ, तो इस कंडीशन पे अगर आप रख लोगे जिस कंडीशन पे ऑक्सीजन है, तो उसके अकॉर्डिंग सब में नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो 5 ही होंगे। ये इनका लॉ था। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। खत्म बात, बात खत्म। इक्वल नंबर ऑफ मोल्स या फिर इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, दोनों बात से, आप मोलिक्यूल्स बोलो या मोल्स बोलो, दे बोथ आर इक्विवेलेंट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करने के लिए जो सिंबल यूज किया था, वो सिंबल है हमारे पास प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा स्मॉल एन। इनके अकॉर्डिंग V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो हमारे पास आएगा के एन। तो V डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू के हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, V1 डिवाइड बाई N1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई N2, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। खत्म। एंड ये Vn इज इक्वल टू के, एंड व्हाट इज के? के इज कांस्टेंट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ का क्या है, कांस्टेंट है। इसके बाद एक छोटा सा टर्म्स इन्होंने और दिया। इतना क्लियर है? फटाफट उतारो, मैं एक छोटी सी चीज और बताता हूँ, बताऊँ तो? हो गया इतनी दूर तक? बकबक सुन के परेशान नहीं हो रहे हो? ओके। तो देखो फटाफट से अब बात क्या है, उन्होंने बोला कि ये जो नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23, ये जो नंबर है ये तो एक मोल है। अब ये एक जो मोल है ये तो एक क्वांटिटी है ना, मतलब अगर इतना क्वांटिटी हमारे पास गैस का मॉलिक्यूल्स, उसको हम 1 मोल बोलेंगे, बट इतना तो कुछ होगा, तो कुछ वॉल्यूम भी होगा, उसका भी इन्होंने नाम दे दिया। उन्होंने बोला जो 1 मोल आपके पास है, तो 1 मोल गैस आप ले लो, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा उसको मैं बोलूंगा मोलर वॉल्यूम। क्यों बोलूंगा? बस मेरा मन कर रहा है मैं बोलूंगा, ये उन्होंने बोला था, ठीक है, ये उन्होंने मतलब बोला था यही चीज। तो अगर आपके पास 1 मोल गैस है, आपने 1 मोल गैस उठाया है, तो ये तो आपको इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हो कि स्टैंडर्ड है, आगे जाओगे क्लास में तो पढ़ोगे इसके बारे में और डिटेल, तो ये आप इजिली पता कर सकते हो, हाँ 1 मोल हमने उठा लिया। उस 1 मोल का वॉल्यूम आपको नहीं पता करना होगा क्या होगा, बहुत अच्छी बात है। देखो टाइम कितना सेव होता है, साइंस इसलिए इजी करता है लाइफ को। अब 1 मोल का वॉल्यूम आपको निकालना नहीं है, वो बता दिया, उसको हम बोलेंगे मोलर वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम भाई वो 22.4 लीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन है, बट ऐसा भी नहीं कि किसी भी कंडीशन पे नहीं, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगा तो 1 मोल जो वॉल्यूम, 1 मोल जो गैस है उसका वॉल्यूम हमेशा आपका 22.4 लीटर ही होगा। और वो कंडीशन है एसटीपी। एसटीपी क्या है? एस फॉर स्टैंडर्ड, टी फॉर टेम्परेचर, पी फॉर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे टेम्परेचर का जो वैल्यू होता है, इट इज रूम टेम्परेचर। इट मीन्स आप इसको, प्रेशर तो 1 atm होता है, ठीक है, एंड टेम्परेचर जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, इट इज़ अराउंड, रूम टेम्परेचर की बात होती है तो वो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। ये इस कंडीशन पे
किसी भी गैस का 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा 22.4 लीटर होगा। इतना याद रखना है आपको। याद रहेगा? ओके, फटाफट याद रहेगा। अभी तो पता चल ही जाएगा कितना याद है। अभी मैं जब एक क्वेश्चन लेके आऊँगा तो मुझे पता है कितना याद रखते हो आप लोग। ओके, नोट डाउन करो, आगे बढ़ो। ओके, चलो ये हमारे पास अब एक क्वेश्चन है फटाफट। एट एसटीपी 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज। बताओ, इसका आंसर तो मैं बताऊंगा नहीं। इसका आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अभी का अभी बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताया मैं बुरा मान जाऊंगा, फिर नाराज हूँ, मैं लेक्चर लेके नहीं आऊंगा अगले, बता दे रहा हूँ। ठीक है, बताना पड़ेगा आपको। चलो आगे देखता हूँ। आइडियल गैस इक्वेशन। अब यार नाम में है आइडियल, तो आइडियल चीजें होती नहीं है रियल लाइफ में भी, और मतलब रियल लाइफ में आइडियल चीजें होती नहीं है, किताबें में ही देखने को मिलती है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ। आपने जब बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ पढ़ा, तो उन दोनों को कंबाइन करके कंबाइन गैस लॉ बना दिया गया। देन उसके बाद जब एवोगाड्रो लॉ आया, तो इन तीनों गैस को कंबाइन करके एक जो लॉ बना, उसका नाम था आइडियल गैस इक्वेशन। बहुत सिंपल सी बात। ओके, फटाफट से एक ओवरव्यू देता हूँ। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रोस लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n। यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में सभी सेम है V, तो बाय जॉइंट वेरिएशन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। राइट हैंड साइड वाले जितनी भी चीजें होते हैं सब मल्टीप्लाई हो जाते हैं हमारे, जब हम जॉइंट वेरिएशन लगाते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा NT डिवाइड में हो जाएगा P। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार, पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी। यहाँ पे भी ये तो हमारे पास वेरिएशन का साइन, उसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम प्यार से बोलते हैं एन, तो हम लिखते हैं जाके पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। बस, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसी को हमने नाम दे दिया आइडियल गैस इक्वेशन। ये डेरिवेशन होगी आपका, ऐसे डिराइव करना है। सिंपल जब डिराइव करने जाओगे, बता रहा हूँ अभी कभी दिमाग में भेजे के अंदर जो भेजा है, जहाँ पे भेजा बिल्कुल नहीं है वहाँ पे इसको भेज दो। ठीक है, एकदम एकदम वहीं भेजना है इसको। तो सबसे पहले लिखोगे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ये स्टेटमेंट अब ब्रैकेट में लिखोगे व्हेन टेम्परेचर एंड मास आर कांस्टेंट। फिर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, ये ब्रैकेट में व्हेन प्रेशर एंड मास आर कांस्टेंट। फिर अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ, ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्रैकेट में व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। एंड देन बाई अप्लाइंग जॉइंट वेरिएशन, देन उसके बाद आपको पता ही क्या करना है। एंड आर के बारे में ये इन्फॉर्मेशन लिखना है, अगर आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्स में कहीं भी चल जाओ यही होने वाला है ये। एंड आर का जो हमारा आपका जो वैल्यू होता है वो होता है 0.082 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। 0.082 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। 0.08 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। 0.08 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। अब इतनी बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, नहीं पगलाया नहीं हूँ। हालाँकि हाँ, 12 बजे रात में ऐसे अकेले वीडियो बनाना थोड़ा-सा लगता है पागलपन, बट फिर भी इतनी बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इसको याद करो, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स में इतनी बार रिपीट होगा, जीना हराम कर देगा अगर आपको याद नहीं रहा तो। ऐसे मेनली एग्ज़ाम्स में जब क्वेश्चन आते हैं तो इसका वैल्यू दे दिया जाता है, बट अगर ना दिया रहे तो फिर आपका तो ना करके लग जाएँगे ना, तो याद करो। 0.082 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। 0.082 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ओके, मुझे याद हो गया 0.082 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ओके, फिर इस्तेमाल किया आइडियल गैस इक्वेशन का, बहुत सिंपल से इस्तेमाल है। बस जहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन देखेंगे प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर, इनको कंबाइन करके, तो वहाँ पे हमारा आपका ये काम होगा। क्लियर है? ओके, चलो तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट एकदम। सर बिल्कुल करेंगे करेंगे करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, आइए करते हैं। तो देखो, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम, आपको वॉल्यूम निकालना है। ओके, तो वी अपने को निकालना है, ये ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। को पहले क्वेश्चन पढ़ो, शुरू में बोल दिया फाइंड वॉल्यूम, तो वी निकालना है। ओके, इसका निकालना है 32 ग्राम ऑफ मीथेन। अब इसका मुझे कोई यूज अभी नहीं लग रहा। ओके ठीक है, नहीं लग रहा है, हटा देते हैं। एट 27 डिग्री टेम्परेचर, तो हम टी लिख लेते हैं। टी अपने आप गिवन है हमारे पास, तो टी कितना हो जाएगा हमारे पास, टी हो जाएगा अपना 27। एक मिनट, हाँ थोड़ा लगता है सिस्टम वगैरह हिल गया, मैं भी इसको हिला देता हूँ। ओके, थोड़ा सा हो जाओ। ओके, इट्स गुड। हाँ ठीक है, तो रूम नोट्स है और बगल में, तो मैं भी हाथ लगा दिया लैपटॉप पर ही, तो बच गया, मैंने उसको बचा लिया वरना गिर जाता। क्या करूँगा, 12 बजे तक कोई जागेगा तो नहीं मेरे लिए। कल से जगाऊंगा लेकिन समोसा खिला के। 27 प्लस 273, ये हम लोग ऐडअप करेंगे तो अपने को पता है कितना आएगा, 300 कैलविन। देन प्रेशर मैंने आपको पहले बता दिया था क्या करना है आपको, इसको हम डिवाइड कर देंगे 400 डिवाइड बाई 760, तो ये हो जाएगा एटीएम में। अब अगर हम पी वी इज इक्वल टू एन आर टी देखेंगे, तो
तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में वी तो हमें निकालना है, ओके। प्रेशर अपने को मिल गया, टी अपने को मिल गया, आर अपने को पता, बट यहाँ पे एन चाहिए अभी भी। तो एन निकालने के लिए जो एन होता है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला लिख लो, बहुत काम आएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास गिवन वेट डिवाइड बाई मोलर वेट। क्या क्या बोला सर आपने? मैं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। गिवन वेट, गिवन वेट को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। गिवन वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट तो आपको सवाल से ही मिल जाएगा। गिवन वेट सवाल में कितना है, 32 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट आप निकालोगे जो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला गिवन उससे। तो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, CH4, यहाँ से निकालना होगा। तो आपको देखिए ये तो याद होना चाहिए कि भाई हर एक आइटम का क्या है, इंडिविजुअल एटॉमिक मास। जैसे कार्बन का कितना होता है, 12। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे कार्बन का हमारे पास है 12 प्लस, सॉरी, एक हाइड्रोजन का एक होता है, चार हाइड्रोजन का कितना हो गया, 4, तो 12 4 16। तो मतलब ये हो जाएगा सर 32, और डिवाइड बाई हमारे पास ये हो गया आपके पास नीचे 16। 16 डिवाइड बाई खत्म, दो, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आ गए 2। अभी मिल गया हमारे पास। अब फटाफट हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलते हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे। प्रेशर हमारे पास कितना है, 400 डिवाइड बाई 760। टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। नंबर ऑफ मोल्स कितना है, अभी हमने निकाला 2। आर की वैल्यू हमें पता है, जो मिस्र में याद करा रहा था, बार बार लिखो, 0.082 लीटर रेडियम पर मोल पर केल्विन। देन अब अप्लाई करेंगे हम, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, एंड यहाँ से वी की वैल्यू को पहले निकाल लेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे वी निकालेंगे तो पी नीचे चला जाएगा। ओके, तो पी को नीचे भेज देते हैं। हमारे पास ओवरऑल जो इक्वेशन बनेगा वो ऐसा बनने वाला है, एन आर टी डिवाइड बाई पी। ओके, तो एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एन की जो प्यारी से वैल्यू वो हमारे पास 2 है, तो हम लिखेंगे 0.082, एंड टेम्परेचर अपने पास है 300। एंड नीचे हमारे पास वैल्यूज डिवाइड में जाएंगे, 400 डिवाइड बाई 760। और इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, ठीक है। तो अरेंजमेंट में क्या हो जाएगा, 2 इंटू इसका जो इतना सारा जो डिसमल के बाद पॉइंट, इसको हम हटाते हैं, इसको 82 ही लिखते हैं, और ये हमारा 300 रहेगा। क्यों, अब इसका जो 82 था उसको हम लोग 100 नीचे देंगे। एक आ गया, डिसमल के बाद देख लो 3 डिजिट है, तो 1 2 3, 1000। अब नीचे से पहले 400 था, इसको सीधा कर लेते हैं 400 बाई 760 को। तो 760 कहाँ जाएगा, वो उछल करके ऊपर चला जाएगा। चलो ठीक है सर, ऊपर चला गया। अब देखो ऊपर पे 2 जीरो यहाँ के, 1 जीरो यहाँ के, और 3 जीरो यहाँ, एक साथ खत्म हो गया, खत्म हो गया। ओके, अब क्या करना है, काटना है। 2 के टेबल से इसको काटो, ये 200 बार में कटेगा। फिर एक काम करो, 2 के टेबल से फिर इसको काटो, ये 100 हुआ। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया हमारे पास 2 चौके 8, 2 एकम 2, 41। तो ऊपर हमारे पास बच गया 41 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 76। चलो बाकी जो मुश्किल काम तो मैंने कर दिया, ये एक आसान काम मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। ऊपर में जो नंबर्स है उसको मल्टीप्लाई करना, इसको आप फर्दर मत काटो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। इजी है यहाँ पे, बस सिंपल 41 को 3 से मल्टीप्लाई करना, इसके बाद उसको 76 से मल्टीप्लाई करना, जो भी नंबर आएगा ये 100 को ऊपर ट्रांसफर कर देना, पीछे लास्ट में 2 डिजिट के बाद डिसमल लगा देना, ये आपका आंसर हो जाएगा, और फाइनल आपका जो वॉल्यूम है वो आपको मिल जाएगा। ये भी सिंपल है, वही सिंपल से मल्टीप्लिकेशन, सिंपल से आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन यही करना, और कुछ है नहीं आपके मैथ्स में। बार बार कह रहा हूँ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, इसका मतलब कुछ बिल्कुल नहीं है, बहुत सिंपल है। इतना कर लो यार, खत्म। अभी तक क्या ही पढ़ा आपने, गैस का प्रॉपर्टीज पूछेगा, मैंने आपको बता दिया, बस वही है। लॉ पूछेगा, लॉ का स्टेटमेंट बता दिया आपको, फॉर्मूला बता दिया, न्यूमेरिकल बता दिया, यही तो पूछता है एग्जाम में से रिलेटेड, और क्या ही पूछेगा, ये पूछा ही नहीं पूछने के लिए। फिर कुछ एमसीक्यूज भी कराया मैंने, स्टैंडर्ड एमसीक्यूज है, बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम्स में, इस पर भी आने के चांसेस है एकदम करेक्ट, ठीक है। हाँ, अंदर की बात है ये सब, कोई बताता नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही मन करता है कभी कभी, ठीक है। इसके बाद देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हमारे पास कुछ पॉस्टुलेट है जो कि आइडियल गैस से रिलेटेड माना गया है। तो मानने का सबसे मेन रीजन ये है कि हमें आइडियल गैस से रिलेटेड कुछ चीज़ों को डिराइव करना है, एक पर्टिकुलर इक्वेशन बनाना है आइडियल गैस के लिए। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को अजम्पशन करना पड़ेगा, उसी अजम्पशन का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस।
सबसे पहला जो अजम्पशन देखो, शुं शुं करके गाड़ी चलता है, शुई शुई करके, तो गाड़ी जो चलती है तो गाड़ी क्या चलती है, गाड़ी में होता है रैंडम मोशन। रैंडम किसको बोलते हैं, गाड़ी एकदम खाली रोड आपको मिला, सचला के एक्सीलेटर दिया, शुई करके निकल गया, उसके बाद सामने आया कोई तो शुई करके शू शू करके रुक गया वहां पर, फिर आपको मिला, फिर शुई करके निकला, फिर थोड़ा सा रुक गया, फिर कभी खराब हो जाता है, मैकेनिक नहीं मिलता तो फिर आप दौड़ते हो। इस तरीके से कहानी चलती है, मतलब गाड़ी का जो एक मोशन है वो रुक एक कांस्टेंट नहीं चलता हमेशा। आपको जैसे सामने कंडीशन दिखेगी उसके अकॉर्डिंग आप स्पीड कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, इस तरीके से होता है। तो रैंडम मोशन है। तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं नन्हे से मुन्ने से प्यारे से छोटे से टुन्ने से, इस तरीके के आने बाकी काने जो भी है, मतलब कुछ तो है वो लोग, तो वो इधर उधर ऐसे पगलाते रहते हैं, जैसे मानो कि उनका कोई बिछड़ गया हो साथी, वही जो तुम्हारा भी बिछड़ा था, ठीक है, हाँ हाँ, ठीक ठीक, हाँ, समझ गए समझ गए। तो रैंडम मोशन पे रहती है, ये पहला पोस्टुलेट। दूसरा इलास्टिक कोलिजन, व्हाट इज मीन बाय इलास्टिक कोलिजन, ये टिक को जरा देखो ध्यान से, स्टिक का मतलब क्या होता है, परफेक्ट, एकदम करेक्ट, एकदम परफेक्ट कोलिजन को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। तो इन्होंने माना आइडियल गैस में इलास्टिक कोलिजन होता है, यानी कि एकदम परफेक्ट कोलिजन होता है। तीसरा इन्होंने माना डिपेंडेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑन टेम्परेचर, यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ये सिंपल सा बात है। आइडियल गैस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, ये डायरेक्टली रिलेशन है। अब कौन सा टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो वाला टेम्परेचर, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में 6-7 पॉइंट है ऑन एन एवरेज, मैंने 3 डिस्कस किया, बस 3 को याद रखो, क्योंकि एग्जाम में 2 नंबर के सवाल आते हैं, तो 3 लिख देने से आपका वो 2 नंबर कवर हो जाएगा, खत्म, एकदम खत्म सर। आगे देखते हैं, अभी एक क्वेश्चन दूंगा, अभी आप खत्म हो जाओगे वो क्वेश्चन देख करके। ये क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस प्रेशर इज ड्यू टू, किससे होता है, अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, शेप ऑफ कंटेनर। अब आप बताओ, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं तो क्या उनके बीच में जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से प्रेशर अप्लाई होता है, बिल्कुल नहीं सर। अभी आपने बताया था शुरू में कि जो पार्टिकल्स है वो धक जाके यहाँ पे दीवार में टकराते हैं, ठीक है, उसके बाद वो जो फोर्स, टकराने से जो फोर्स लगता है उससे प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। तो टकराने को क्या कहते हैं, कोलिजन। तो कोलिजन से हो रहा है सर, हाँ ये तो कोलिजन से हो रहा है, कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स, इसका आंसर हो गया हमारे पास एकदम करेक्ट आंसर, क्लियर है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को रिलेट करोगे आगे पीछे करके। अगर आपके पास मान लो कि मैंने जब अभी पढ़ाया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, तो उसमें ये पॉइंट तो डिस्कस नहीं किया मैंने, बट ये पॉइंट पीछे से रिलेट होके आ गया, क्यों, क्योंकि गैस के प्रेशर के बारे में बात हो रही है। गैस का प्रेशर कैसे लग रहा होता है, जो पार्टिकल्स है वो अंधाधुंध जिधर तिधर भाग रहे हैं, दीवार से टकरा रहे हैं, तो प्रेशर लग रहा है, तो टकराना मतलब कोलिजन, तो यहाँ पे कोलिजन का एक ही ऑप्शन है। ऐसे करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। बहुत है, मतलब दिमाग लगाओ ना, नाजुक सी चीजें हैं, आराम से निकल जाते हैं सब, बहुत बारीक बारीक सी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छे से। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। लास्ट में आप लोगों के लिए स्पेशल गिफ्ट है, एडवांस एमसीक्यू, जो कि सबसे पहला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इन जूल पर मोल केल्विन। अब ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर्स मैं नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क के तौर पर रहेंगे, जिसका मैं डिस्कशन करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो थर्ड चैप्टर के ऊपर रहेगी। उसकी स्टार्टिंग से पहले मैं इसका डिस्कशन कर दूंगा आपके लिए, बट तब तक आपको इसको सॉल्व करना है। इसके बाद विच गैस लॉ एक्सप्लेन्स एक्सपैंडिंग बबल्स, हिंट दे देता हूँ। तो देखो, पानी है मान लो, पानी में तो बबल बनता है, तो बबल जो है नीचे रहता है, ऊपर आता है तो थोड़ा बड़ा होने लगता है, ठीक है, सरफेस पर आता है तो बड़ा हो जाता है। तो ये एक्सपेंशन जो हो रहा है बबल का, ये कौन सा लॉ के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो, पानी से जैसे जैसे नीचे से ऊपर आ रहा है, तो प्रेशर तो वहां पर क्या होगा, डिक्रीज होगा, कि डिक्रीज होगा। अब देख लो, पानी से ऊपर आता है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज होने से क्या होगा, वॉल्यूम का कुछ तो होता है। तो ये प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन कहाँ देखने को मिलता है, ये आप ये जानते हो, मुझे क्या पता, तो भूल देता हूँ पढ़ाने के बाद, आपको पता होगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू प्रेशर इफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डबल्स। अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों ही डबल कर दिया जाए तो प्रेशर के साथ क्या होगा, वो पूछा जा रहा है। अब सोचो क्या होगा, कैलकुलेट प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस एट इतना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ वॉल्यूम, ये एक न्यूमेरिकल है, जो कि आई थिंक आपको कहाँ से बनाना चाहिए इसको, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से रिलेटेड ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, बस बस। ये हो गया हमारा बिहेवियर गैस यहाँ पे समाप्त। इतना अच्छे से कर लो, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ जो एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे आपको। एप्लीकेशन पे जाइए, मैंने वहाँ पे पूरा बैच क्रिएट किया है, मास्टर फिजिक्स इन 20 डेज का। वहाँ पे आपको ये जो चैप्टर का पीडीएफ है मैं डाल दूंगा, पूरा पीडीएफ आपको डाल दूंगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके साथ प्रैक्टिस सेट भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जाइए
मज़े लीजिए एंड मज़े मज़े में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की। जब तक हम अब साथ हैं, मैं जो चीज़ें लेके आ रहा हूँ उसको आँख बंद करके चलते रहिए, देख करके पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छा आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, अगर आप मेरा बस फ़ॉलो कर रहे हो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, इससे रात बहुत हो रहा है वरना बात करने का तो मन बहुत है। रोक लेता आप लोगों को फिर, ठीक है, फिर मिलते ही रहेंगे, अपना क्या है, मिलना-जुलना होता रहता है। ओके, तो ये चैप्टर खत्म, अगले चैप्टर में मिलता है अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठंड से बच के रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स।